अब एक छोटा सा रिकैप, जितनी भी मैंने 7 डेफिनेशन करवाई थी वो छोटा-छोटा करके एक बार जस्ट समझेंगे। पहली थी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। इसमें एफडब्ल्यू टेलर ने ये बताया था कि हमें पहले ये पता करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, फिर पता करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम उसे किस तरह से काम में लगवा सकते हैं ईज़ी एंड चीप वे में। क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी देखनी है, मतलब कम दाम में अच्छा काम। फिर है पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड हैरोल्ड कुंट्ज़ ने ये बताया था कि हम है ना दूसरे लोगों से अपना काम करा सकते हैं, और क्या तो दूसरे लोगों से या फिर फॉर्मलाइज्ड बुक से। तीसरी थी अपनी डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, ये प्रोफेसर क्लफ ने बताया था कि आर्ट एंड साइंस है किस चीज़ का, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप का, एज इट इज उठा के छाप देना है। अगली है फंक्शनल और प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसमें वेस्टर्न एल्बर्ट ने ये बताया था कि अपन है ना प्लानिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग करते हैं, एक ऑर्डर में करते हैं जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। अगला है रिजल्ट एंड गोल ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये जे मसीह की दी हुई थी। इसमें हमें ये बताया था कि जो हमारे बिजनेस ग्रुप्स है ना उसको है ना अपन किस तरह से काम में ले सकते हैं कि हमारा एक कॉमन गोल है वो फुलफिल हो सके। अगली है नॉलेज एंड टेक्निक ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये लुइस एलन ने दी थी। इसमें हमें ये बताया था कि सिस्टमैटिक एबिलिटी या नॉलेज जो होती है ना उसको ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स के साथ हम बिजनेस को कैसे चला सकते हैं। अगला है वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ये रॉबर्ट एल्बिस ने दी थी, जिसमें उसने ये बताया था कि हमें ना जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ का हमें माहौल देखना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है तो हम कॉम्पिटिटिव नेचर के हो जाते हैं। उसी तरह अगर हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ठीक मिला है तो हमारी इफिशिएंसी और इफेक्टिविटी पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब ये करने के बाद आज का टॉपिक है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट्स भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। इसके और भी ज़्यादा सिनोनिम्स हैं, सर्च करके देख लेना, मैं भी इतनी फ्री नहीं बैठी सारा बताऊँ। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेट्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें जवाब ये देना जो पढ़ाऊंगी। मैंने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं, बुक में बहुत सारे हैं, चूज कर सकते हो। पहला लिखा है मैंने, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस से हमें क्या पता चलता है कि लगातार फुलफिल होती है, मतलब रुकती नहीं है, एक सर्कल में चलती जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा होगा, जैसे प्लानिंग आ जाती है हमारी, हम कुछ भी प्लान करते हैं, और प्लानिंग क्या होती है हमारी, कि हम अल्टरनेटिव में से कुछ चूज़ करते हैं हमारा एक्शन प्लान। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, हम उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर डायरेक्टिंग, प्रोवाइड कराते हैं डायरेक्शन। स्टाफिंग, राइट टाइम पे राइट पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं, उसे स्टाफिंग कहते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन ये हमारा एसेंस होता है किसी भी काम, इस पूरी प्रोसेस को करने का। कोऑर्डिनेशन हमारा जो स्टाफ है और जो हमारा काम एक्शन प्लान है उसको कोऑर्डिनेट करना, कि हाँ भाई हमारा गोल एक ही है, और गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। पर्सनल प्रॉफिट नहीं देखेंगे हम कभी भी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, पर्सनल प्रॉफिट देखा तो भाई कंपनी डूब जाएगी, और कंपनी डूब गई तो तुम्हें सैलरी कौन देगा। एक छोटे 10,000 के लिए तुम 1 करोड़ का नुकसान कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाती है। फिर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब था कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो प्लान है वो किस तरह से चला जा रहा है। जैसे कि एक्चुअल प्लान इक्वल्स टू द प्लान वी हैव डिसाइडेड फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन वी स्टार्टेड प्लान। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। अब ये कंटिन्यूस है, अगर यहाँ पे हमारा पता चलता है हमारा कंट्रोल जो है वो मतलब सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, तो रुको एक बार, हम क्या करेंगे, दोबारा से प्लान बनाएंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर दोबारा से कंट्रोल करेंगे, और फिर से हम देखेंगे हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना, एक्चुअल प्लान और जो डिसाइडेड था वो इक्वल है ना। इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस की जाती है। ध्यान रहे, इसका सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम कभी भी ये नहीं देखेंगे हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या मैनेजर का पर्सनल ऑब्जेक्टिव ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो प्रॉफिट होता है ओवरऑल। उसके बाद है डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक माने क्या होता है, चेंजेबल, मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है, और ये तो अपन जानते ही है भाई, प्रकृति का नेचर ही वही है, चेंजिंग। तो हमें भी क्या है अपने हिसाब से चेंज होना पड़ता है। जैसे भी मैं लेटेस्ट एग्जांपल क्या दूँ, कोरोना की वजह से या फिर जीएसटी की वजह से, कोरोना से पहले जीएसटी था, तो जीएसटी की वजह से भी है ना ड्रास्टिक चेंजेस आए थे हमारी इकोनॉमी में। तो हमें ये पता चला कि हाँ भाई अब हमें इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में क्या हुआ था, अपने पास एक ही टैक्स लगा था बाकी सारे टैक्सेस को हटा के, तो हमें उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। और उसके बाद अब कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी में डिफरेंस आया है, क्योंकि हमने देखो कुछ प्रोडक्ट्स तो जो थे ना वो हमने बॉयकॉट कर दिए कि हाँ भाई हम नहीं करेंगे, अब ये प्रोडक्शन हम खुद करेंगे इंडिया में हो सकेगा जहाँ तक। तो वो जो चीज़ें थी अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है ना, एक कंपनी की टेक्नोलॉजी वो भी हर टाइम पे चेंज होती रहती है। जैसे अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी मशीनरी पे, अब ऐसे में सोचना अकाउंटेंसी लेके बैठ गई, भाई एग्जांपल दे रही हूँ एग्जांपल, तो अब क्या है हमारे डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वो इसीलिए डेप्रिसिएशन लगता है चाहे मशीन यूज़ ना हुई हो, क्योंकि उसकी वैल्यू घटती रहती है। क्योंकि मैंने जैसे आज एक ए मशीन नाम से प्रोडक्शन निकाल दिया, अब मैंने दूसरी मशीन उससे बढ़िया A1 निकाल दिया, क्योंकि वो आते रहते हैं ना तुम्हारे कोलगेट्स के ऐड कि हाँ भाई इसमें नमक है, उसमें नमक नहीं था, अब इसमें कोल आ गया, उसमें नमक था, इसमें नीम आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें वो आ गया। तो एक ही प्रोडक्ट के बढ़िया बढ़िया निकालते रहते हैं प्रोडक्ट्स। इस वजह से हमें भी वो डायनामिक प्रोसेस में काम करते रहना चाहिए। तो इसलिए मैनेजर को भी अपने मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना चाहिए। अगला है ह्यूमन प्रोसेस। अब इसे ह्यूमन प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसे ह्यूमन करेंगे, एलियंस तो आगे करने से रहे। इसका एक लाइन ये ध्यान रहे, ये ह्यूमन प्रोसेस है, इसे डन बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, ये चीज़ मेन है। और बाकी किताब से तुम खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं खाली ऊपर से चीज़ें बता रही हूँ, अभी तुम्हारी इंग्लिश पर डिपेंड करता है भाई तुम कितनी अच्छी तरह से फ्रेमिंग कर पाते हो। मैं केवल है ना तुम्हें बता रही हूँ कि इसमें लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है, बाकी तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे लिखोगे। जैसे मैंने तुम्हें इन दोनों में नहीं बताया था कि इसमें कोई मेन ऐसा कुछ पॉइंट है क्या, लेकिन इसमें बताया, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पीपल करते हैं, पीपल के लिए करते हैं। तो अगर तुम ब्लैक लाइन से हेडिंग दिखाते हो ना तो बहुत बढ़िया बात है। आगे है अ क्रिएटिव एक्टिविटी। अब क्रिएटिव कैसे, क्योंकि अपन मैनेजमेंट करते हैं ना तो अपन ये देखते हैं कि हाँ भाई कुछ नया करते हैं, क्योंकि हमने कुछ नया नहीं किया ना तो भाई गेट आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। अब इसमें ना पीटर एफ ड्रकर ने भी एक डेफिनेशन दी है, पढ़नी हो तो पढ़ लेना, मेरे तो मन में नहीं आ रही तुम्हें बताने के लिए, लेकिन फिर भी जो बेसिक बेसिक है वो बता रही हूँ। अब क्रिएटिव एक्टिविटी मतलब समथिंग न्यू या इनोवेटिव। अगला है यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल माने वर्ल्ड वाइड, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड।
अब वर्ल्ड वाइड कैसे है, क्योंकि है ना ये ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं देखता कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, मीडियम है, बिग है, या ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, सोशल है, या फिर इनसाइड आवर कंट्री या आउटसाइड आवर कंट्री है, या फिर प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, ये हर जगह मौजूद रहेगा। क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं बना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो स्मॉल कंपनी है ना वो भी खंडर हो जाएगी, ऑलरेडी स्मॉल तो है ही, लेकिन वो खंडर से भी बदतर हो जाएगी। और बिग की तो जैसे कही नहीं जा सकती, क्योंकि अगर बिग कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में तुम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकते ना, तो तुम्हारे जो अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे, ढंग से काम नहीं होगा तो पीपल्स का फीडबैक जो है वो खराब आएगा, तो वो हमें बहुत दिक्कत देगा। नेक्स्ट है एंड इंटेंजिबल फोर्स। भाई दो वर्ड्स होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है, हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन मतलब देख भी सकते हैं टेंजिबल में। और इंटेंजिबल लिखा है मैंने, इंटेंजिबल माने कांट बी सीन और टच बट इज एक्सीडेंट कैन बी फेल्ट। मतलब हम इसे ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं और हम इसे फील कर सकते हैं कि हाँ भैया एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कैसे हम फील कर सकते हैं इसे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने मैनेजमेंट अच्छा किया तो जो हमारे एम्प्लॉयज थे वो सेटिस्फाई हमारे काम से, ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो उनकी वर्किंग कंडीशंस भी उसमें इफेक्ट डाल दे कि हाँ अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो वो हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई है। अब जो हमारे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट ये कहते हैं कि अगर इनका रिलेशन खराब है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन गया भाड़ में। इसलिए अगर इनका रिलेशन बढ़िया है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, तो हाँ भाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। अगला है बेटर डिसिप्लिन। बेटर डिसिप्लिन के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट हम क्या होता है ना उन पे रोब झाड़ सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स पे, या फिर उनको प्यार से बता सकते हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो होता है बेटर डिसिप्लिन, वो भी म्यूचुअल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगला है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग कैसे होगा। अब डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, ये प्लानिंग से पहले की प्रोसेस होती है। जैसे प्लानिंग में अपन अल्टरनेटिव चूज करते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट होते हैं, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग को, कि हमारे पास है ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी भी प्लान या ऑब्जेक्टिव्स के लिए करने के लिए ना, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। अब उन जो सारे ऑब्जेक्टिव्स या अल्टरनेटिव ऑप्शंस को है ना हम ऐसे चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने मान लो 6 अल्टरनेटिव्स लिए हुए हैं और प्लान है मेरा ए। अब इस ए प्लान के अचीवमेंट के लिए मेरे पास अल्टरनेटिव्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब चूज कर लो। मैंने कही इस 3 वाले में मैनेजमेंट ढंग से नहीं होगा तो भाई काट दो। 4 वाले में मैनेजमेंट तो हो रहा है लेकिन जो वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, काट दो। फर्स्ट वाले में ये बताया गया कि यहाँ सब कुछ बढ़िया है लेकिन यहाँ हमारा बजट काम नहीं कर रहा, भाई काट दो। सिक्स्थ वाले में हमें बताया गया कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, मतलब मैनेजमेंट तुम्हें मिल रहा है, हम इसमें बैकअप प्लान भी तैयार कर सकते हैं जो कई चीज़ों में मतलब अप्लाई नहीं होता। एक बैकअप प्लान होना ना बहुत बड़ी बात होती है, कई जगह बैकअप प्लान नहीं मिलता तो वो ऐसे सोचते हैं कि जब ये देख रहा है कि हमारा बस गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे कोरोना आ गया था, अचानक ही आया। अब जिस कंपनी के पास बैकअप प्लान नहीं था ना, अब बैकअप प्लान ऐसे तो था नहीं कि उनको रात में सपना आया था कि हाँ कोरोना आ जाएगा, इनका सेल्स खराब हो जाएगा, प्लान लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। बस ये होता है कि हाँ हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। हम जितने एक्टिवली अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे ना उतना ही एक्टिवली हमारा वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हमारे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकियों के मुकाबले नहीं पड़ेगा इतना। अब ये देखो प्रॉफिट को प्रॉफिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब प्रॉफिट हम निकालते हैं ना तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कई सारी चीज़ों का। प्रॉफिट हम अब नॉर्मल प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि भाई हमारे है ना जैसे 100 रुपये डूबने थे, ये तो हमारा हो गया लॉस। 100 रुपये डूबने थे लेकिन हमारे 90 डूबे, ये तो परमानेंट लॉस था 90 का। अब इसमें से 10 रुपये जो बचे ना, 10 रुपये वो हमारा अब नॉर्मल प्रॉफिट है, माने कभी कभार होने वाला प्रॉफिट। बाकियों के तो 100 डूबे हैं, हमारे खाली 90 डूबे, तो हम बाकियों से 10 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट में हैं, हम उसे लॉस नहीं मान सकते फिर, क्योंकि हम ऑलरेडी 100 रुपीज़ लॉस मान चुके। ठीक है, इसमें ब्लैकअप प्लान तो हमने 6 ऑप्शन ले लिया, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग है। हमने डिसीजन किस बेस पे लिया कि हमने पहले ये देखा कि यहाँ पे ना सारी चीज़ें मतलब लाइन से है कि या फिर डिसीजन हम सही ले रहे हैं। हमने हर एक फंक्शन को इन्वॉल्व किया है, हमारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने में, मतलब एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं भाई, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट से उनकी सैलरी में बोनस आएगा एक्स्ट्रा। तो हमने ए प्लान के लिए 6 ऑप्शन चूज किया, जिससे कि हमारी प्लानिंग बनी। 6 ऑप्शन के बेसिस पे प्लानिंग बनी। प्लानिंग के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, स्टाफिंग की, उसके बाद कोऑर्डिनेशन किया और कंट्रोल किया। तो ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। अब तुम्हारी क्लास 12 है तो तुम्हें लिखना तो जरूर आना चाहिए कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। ध्यान रहे ये जो मैं बता रही हूँ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये जितनी भी चीज़ें ये अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती है या फिर मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद तुम्हें बताऊंगी लिखना किस तरह से है, मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम इस पॉइंटर्स की। अगला है ऑल प्रिवेसिव। अब प्रिवेसिव का क्या मतलब होता है कि मैनेजमेंट की लेवल्स पे सारी जगह, अब मैनेजमेंट की लेवल्स 3 होती है, टॉप, मिडल और लोअर। ठीक है, ये मैनेजमेंट के लेवल्स भी होता है, क्योंकि देखो टॉप क्या होते हैं हमारे सीईओज जो होते हैं। अब यहाँ मिडल में डिपार्टमेंटल हेड्स माने सेलिंग का डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर, अब प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन मैनेजर। लोअर में होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ या सुपरवाइजर्स, जो एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करते हैं। तो हर जगह मैनेजमेंट होगा, क्योंकि अगर सुपरवाइजर्स एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज नहीं करेंगे तो लोअर मैनेजमेंट क्या। मिडल में जैसे सेल्स मैनेजर लिया मैंने, सेल्स मैनेजर लिया मैंने, अगर टॉप लेवल है ना सेल्स मैनेजर्स को ऑर्डर नहीं देगा सेल्स के रिगार्डिंग, या फिर सेल्स मैनेजर अपनी मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए कि हाँ इस तरह से भी प्लानिंग कर सकते हैं, या इस तरह से हम उस तरह जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें वो दिखाता है कि हाँ यहाँ पे फिर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल हमारा एग्जीक्यूटिव का होता है, सीईओज। अब सीईओज को मैनेजमेंट की कैसे जरूरत होती है, क्योंकि भाई अगर सीईओज डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो सेल्स मैनेजर फिर एम्प्लॉयज़ को खाक तुम्हें वो बताएंगे कि हाँ भाई डिसिप्लिन में रहो। जैसे अपन घर में देखते हैं बड़े भाई ने ना ये नौटंकी कर दी कि हाँ मैं ये नहीं खाऊंगा, अब छोटा भाई लीजिए बैठ जाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। तो हमें पता चलता है कि अगर बड़ा भाई काम नहीं कर रहा तो भाई हम छोटे भाई को कुछ नहीं कह सकते। अगला, ये तो तुम्हारे 8 मैंने बता दी। नवा और आखिरी जो मैंने चूज किया था वो ये था कि मैनेजमेंट है ना जनरल प्रिंसिपल्स पे भी काम करता है। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे अथॉरिटी का डेलीगेशन, ये आगे पढ़ने को मिलेगा। जनरल प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के बहुत बहुत क्या होंगे, 12-13 ऐसे कुछ है, आगे देखेंगे। अब है जनरल प्रिंसिपल्स।
जनरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे भी हम इसे बता सकते हैं। अब जनरल प्रिंसिपल्स जो आगे पढ़ेंगे हम उससे समझ आएगा ज़्यादा तरह से, लेकिन खाली इतना बता दूँ कि जैसे आपने पढ़ा यूनिवर्सल है, परवेसिव है, वैसे ही जनरल प्रिंसिपल्स पे भी ये काम करते हैं। जैसे हमारा एक जनरल प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी का डेलीगेशन, मतलब हमने ना कुछ छूट दे रखी है कि हाँ अपन है ना अगर किसी के ऊपर बोझ डाल रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर, तो हम उसे अथॉरिटी देते हैं कि हाँ भाई तू कम से कम इतना कर रहा है, तो ये अथॉरिटी है तेरे हाथ में। कि जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट हमने एम्प्लॉय को दे दिया, अब उस एम्प्लॉय के पास इतनी अथॉरिटी तो कम से कम होनी चाहिए कि वो उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे कई लोगों को है ना, कई लोग क्या 2-3 लोगों को हायर कर सके, या फिर कुछ लोगों को किक आउट कर सके कंपनी से, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रहे, या फिर उनका मन नहीं है काम में। नेक्स्ट है अपना ऑप्शन, कि मैं बता देती हूँ कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने पहला जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस, तो मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ, ब्लैक पेन से लिखूंगी फर्स्ट, इस तरह की शीट आती है, फर्स्ट लिखूंगी मैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो लिखा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं छोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। उसके बाद इट डिपेंड्स, अब तुम लोगों को ये लगाना है या फिर ये लगाना है, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि देखो मैं शुरू में ये लगाती थी, आजकल मैं ये लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को ईजी लगता है ये लगाने में। डाल दीजिए एक पहले। अब इसको देखते हैं लिखने का तरीका। नेक्स्ट इज ब्लू पेन, ब्लू पेन। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़, अब एक्टिविटीज़ कौन सी ब्रैकेट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, गोज ऑन अपन कंटिन्यू के बारे में बता दे तो कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, टिल टिल द मैनेजर डजंट, रिमेंबर मैनेजर अपन सिंगुलर ले रहे हैं तो यहाँ अपन डजंट लिखेंगे, अगर यहाँ मैनेजर्स करते हैं तो डोंट लिखते हैं। डजंट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल, ये भी दा लिखा भी ढंग से नहीं गया है, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इतना मैंने ब्लू से लिख दिया है, अब डिपेंड करता है तुम लोगों पे, तुम ब्लैक लाइन से वन आफ्टर अनदर, ये मेन लाइन है, अब इसे तुम ब्लैक से अंडरलाइन करते हो या फिर डायरेक्टली इसको ब्लैक से ही लिख देते हो, ये ब्लैक से कंटिन्यूसली वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, क्या तो पेन चेंज कर लो इतने के लिए, या फिर ब्लू से लिख दिया है तो भाई अंडरलाइन कर दो, और अंडरलाइन ऐसे मत करना कि हाँ ऐसे जा रही है हमारी लाइन ना, अंडरलाइन स्ट्रेट जाएगी। और अगर तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है तो भाई से डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, चौपल कर दो, तुम्हारी मर्जी, मतलब ऐसा डार्क आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ हमने किया है, तो तुम्हें लगेगा इफेक्टिव, तभी ऐसे काम बनते हैं। तो ये ध्यान रहे कि हाँ हमें ब्लू और ब्लैक का यूज़ करना है। पॉइंटर्स में ब्लैक तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने ऐसे कर दिया कि हमने ये जो है ये भी जो लिखा है मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये ब्लू से लिखते हैं तो भाई अंडरलाइन फिर ब्लैक से करो, और फिर ब्लैक से ऐसे करो कि हाँ ये डिफरेंशिएट कर सके। ध्यान रहे इतना लिखने के बाद आगे की जो स्पेस है ना खाली रहेगी, इसके नीचे से शुरू होगा जो भी शुरू करोगे तुम लोग, तो जिससे कि हमारा स्पेस भी भरेगा और अच्छे से अपन बता भी पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो ये तो थी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तुम्हारे लिए सवाल, मैंने कल सवाल पूछा था, ये पूछा था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसकी डेफिनेशन बताओ मैनेजमेंट के लिए, तो जो अकॉर्डिंग टू FW टेलर है ना प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी की, वही तुम्हारा जवाब होगा। तो ध्यान रहे खुद से कॉपी में देखना, और मेरी ईमेल आईडी rs57171116@gmail.com इस पर पोस्ट कर देना फोटो तुम्हारा जो लिखा हुआ है उसकी। और आज का जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने तुम्हें बता दिया है कि किस तरह से लिखना है। स्टार्टिंग ध्यान रहे जो भी है, जैसे पहला ये था कंटिन्यूस प्रोसेस का, ये तो मैंने तुम्हें लिख के बता दिया। वैसे जैसे मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस, तुम्हारी बुक खोलो थोड़ा सा तुम्हें स्टार्टिंग का मिल जाएगा। जैसे मैंने सब में ना ऐसे किया, जैसे इसमें पहले बताया बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज प्लानिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इसे हम कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं क्योंकि वन आफ्टर अनदर है। वैसे बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज प्लानिंग वगैरह ये हम इसे डायनामिक प्रोसेस कहते हैं, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजेबल है। ध्यान रहे डायनामिक प्रोसेस में कंटिन्यूसली चेंजेबल है, तो सेकंड जो पॉइंटर था वो हमारा कंटिन्यूसली चेंजेबल। और अगला है मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस, थर्ड पॉइंट। अब वैसे ऑल द एक्टिविटीज जितनी भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बाय द पीपल फॉर द पीपल की जाती है, क्योंकि मैनेजर्स करते हैं, मैनेजर्स करवाते हैं, एम्प्लॉयज से करवाते हैं, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए करवाते हैं। इजीली समझ आता है। अगला है फोर्थ तुम्हें बताया था मैंने, क्रिएटिव एक्टिविटी है। अब क्रिएटिव एक्टिविटी क्या होता है, हम है ना जो मैनेजर्स होते हैं वो समथिंग न्यू या फिर इनोवेटिव, ये जो आइडियाज होते हैं इनके बेसिस पे काम करते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि कंटिन्यूस प्रोसेस है और डायनामिक प्रोसेस है, तो वैसे जैसे बदलते एनवायरमेंट के लिए आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ता है। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तो पीछे रह जाएगा और बाकी का प्रोडक्ट आगे निकल जाए। ऐसे ही फिफ्थ है, ये बताया था मैंने, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, यानी कि मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल माने ये वर्ल्ड वाइड है, सारे वर्ल्ड में होती है, सारे वर्ल्ड में, सारे लेवल्स पे या सारी कंपनीज में। अब ये डिसाइड करना अपने ऊपर है कि हम कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन वो हमारा स्मॉल है, स्मॉल, मिडल या फिर बिग, ये तो साइज़ के हिसाब से हो गई, साइज़ के हिसाब से। और उसके बाद या तो रिलीजियस है, रिलीजियस, पॉलिटिकल और या फिर सोशल, और उसके अलावा प्रॉफिटेबल है या फिर नॉन प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट
या फिर नॉन प्रॉफिटेबल। अगला है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है इनटेंजिबल फोर्स है। अब इनटेंजिबल माने कांट बी सीन, और टच। रिमेंबर कांट एक मॉडल है, इसके बाद मैंने एक वर्ब ले ली है और उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्म ले सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती थी कांट सीन ना, कांट के बाद फिर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, रिमेंबर दिस। और मैंने यहाँ और लगा के टच किया, तो टच के हम ये मानेंगे कि टच से पहले भी बी है, वो यूज हो चुका है, तो कांट बी सीन और कांट बी टच। ठीक है, लेकिन बट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट, फील की जा सकती है। फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, लेकिन देख लो मैंने यहाँ कैन बी उसके बाद सेकंड फॉर्म लगाई है। 7 पॉइंट था मेरा मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव प्लान्स या फिर ऑप्शंस। अल्टरनेटिव ऑप्शंस से हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक प्रॉपर प्लान, एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। 7th एंड देन 8th पॉइंट। 8th है ऑल प्रिवेसी। ऑल प्रिवेसी माने ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे जो अपन काम करते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज जो भी होती है वो सारी प्रेजेंट होती है। रिमेंबर मैनेजरियल एक्टिविटीज, मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग वगैरह ये सब पॉइंटर्स में आएंगे, किसी में भी ले लो, कहीं से भी उठा लो। और 9th है जनरल प्रिंसिपल्स का। ये मैंने ऑप्शन में लिया था, लेना हो तो ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ये जो पॉइंटर्स हैं मैं इजी बता रही हूँ, ताकि ऐसे ना हो कि हाँ भाई हमारा ये समझ नहीं आया, हमें वो समझ नहीं आया। अब एक चीज़ और, तुम्हारा पेपर था आपकी बात का, उसमें देखो तुम्हारे टिक मार्क क्वेश्चन आए थे। ठीक है, टिक मार्क आए थे, फिलअप्स आए थे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है, जितने भी ऑथर्स हैं ना, तुम्हारी जो किताब है, एक काम करना, जितना मैंने बताया, जैसे मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी और कैरेक्टरिस्टिक बता दी अभी तक, उसके बाद है ना अपनी किताब खोलना, किताब में जितने भी राइटर्स हैं ना, उनके नाम, उनके बारे में उस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, वो एक कॉपी में उतारते जाओ। कॉपी में उतारने से तुम्हारे पास वो ईजी रहेगा काम करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही था आज का। एंड बाय द वे बैक बेंचर्स की जय हो।